अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी बजट 2025-26। इसमें हम ये देखेंगे कि इस बजट का इम्पैक्ट जो है वो इंडिविजुअल पे क्या हुआ, ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज पे इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, इसके मुख्तलिफ जो मेन सेक्टर हैं उस पर गुफ्तगू होगी। देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस पे इसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आ सकता है, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो न्यूट्रल रहेगा। सारी तफसील जो है वो हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि 10 जून को बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट का लोगों को बहुत इंतजार था कि इसमें क्या चेंजेस होंगी और उनकी लाइफ पे उसके क्या असरात होंगे। तो ये जो इसके मेन हाइलाइट्स हैं वो हम आपको वन बाय वन करके बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो चीजें चेंज आई हैं, जो जिसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल आदमी पे पड़ रहा है, उसको हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसके बाद बताएंगे कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट स्टॉक पे क्या पड़ा, और फिर उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स पे इसका नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल असर जो भी पड़े हैं वो एक एक करके हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग पूरी सुनिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि इंडिविजुअल आदमी पे क्या असरात हुए और स्टॉक में जो इन्वेस्टर है उनके ऊपर क्या इसके असरात होंगे, और वो किस तरह से आप आगे चल के अपना काम कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल तमाम चीजों के लिए आपको ये वीडियो सुनना जरूरी है ताकि आप इन चीजों पे अमल कर सकें और आइंदा आपको इसका फायदा हो सके। तो अब हम सबसे पहले आपको इसके असरात जो है इंडिविजुअल पे क्या पड़े वो बताते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल की मैं जो मैं कवर करता हूं वो है आपका सेल टैक्स, जो आपका 18% लगा है आपका सोलर पैनल के ऊपर। यानी कि अब आप सोलर पैनल लगवाएंगे तो आपको 18% सेल टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोलर पैनल की आपकी प्राइस बढ़ गई। तो इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल पे भी पड़ेगा। जो लोग चाह रहे थे कि हम अपने सोलर पैनल लगवाएं और अपनी बिजली की कॉस्ट को कम कर सकें, तो उनकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और यही असरात इसके जो कंपनीज में भी पड़ेंगे जो कि अपने बड़े 30-30 मेगावाट के प्लांट लगाना चाह रही थी, तो उनको भी अब अगर वो 30 जून से पहले पहले लगवा लेती हैं तो कोई उनका नुकसान नहीं होगा, वरना फिर उनकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट उनकी भी बढ़ जाएगी। तो ये इंडिविजुअल पे भी मैंने असरात बता दिए और कंपनीज पे भी इसके असरात बता दिए मैंने। दूसरे इंडिविजुअल जो लोग हैं उन पे अगर अब वो ऑनलाइन कोई भी परचेज करेंगे, कोई चीज भी ऑनलाइन मंगाएंगे, तो उनके ऊपर 18% का सेल टैक्स लगेगा। एक ये भी इनके ऊपर चेंज आ गया है। अब मैं तीसरी आपको बताऊं, इसमें तीसरी आपकी इनकम टैक्स रेट जो है आपका नॉन फाइलर का, जो बैंकिंग चैनल से विड्रॉल कर रहा है, कैश विड्रॉल कर रहा है 50,000 रुपए से ऊपर, उसका टैक्स बढ़ा के 0.6% से 0.8% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसको भी ज़ाहिर 0.02% का 0.2% का जो है टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इसके बाद आपको बताता चलूं कि इसमें एक जो फायदा सबसे ज्यादा पहुंचा है वो सैलरी पर्सन को पहुंचा है। उसकी सैलरी पे जो इनकम टैक्स कटेगा उसमें कमी कर दी गई है। तो उसका मैं आपको इम्पैक्ट बता दूं कि जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, यानी कि 12 लाख रुपए साल के जिसके हैं, उसकी सेविंग जो टैक्स में होगी वो 2,000 रुपए पर मंथ की सेविंग होगी। जो 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है उसकी सेविंग तकरीबन 4,000 रुपए पर मंथ की होगी। जो 2 लाख रुपए के अराउंड पर मंथ कमा रहा है उसकी सेविंग होगी 5,667 रुपए। और जो 4 लाख तक जो पर मंथ कमा रहा है तो उसकी 7,000 रुपए टैक्स में सेविंग हो जाएगी पर मंथ की। ये मैंने आपको मोटे मोटे जो स्लैब्स हैं वो बता दिए हैं तकरीबन। इससे ज्यादा जैसे अमाउंट बढ़ती जाएगी तो सेविंग आपकी ज्यादा होती चली जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां आपका विद होल्डिंग टैक्स जो है, आपका जो इंटरेस्ट आप इनकम है या मार्कअप इनकम जो आपको बैंक से मिलती थी, उस पर पहले विद होल्डिंग टैक्स 15% कटता था, अब वो बढ़ा के 20% कर दिया गया है। यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट्स में करेंगे या टर्म डिपॉजिट में करेंगे, उनसे जो भी आपको रिटर्न मिलेगा उसमें पहले विद होल्डिंग टैक्स 15% करता था, अब वो बढ़ के 20% हो गया है। तो अब एक तरह से सेविंग
जो लोग करते हैं उनको अब 5% का टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ है कि सेविंग करने वालों के ऊपर ये बर्डन डाल दिया गया है कि ये 5% टैक्स ज्यादा दें। इसी तरह से जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो आपके डेट के म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका पहले जो डिडक्शन थी वो भी 15% आपके होती थी, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 25% कर दिया है। अब मैं यहाँ एक बात बताता चलूं कि इनकम टैक्स का जो अभी ये चीजें आई हैं, इसमें जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम डेट, तो वर्डिंग ये इस्तेमाल की गई है। तो इसमें अभी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन जो है वो इसको क्लैरिफिकेशन के लिए लेके जाना चाह रही है, एफबीआर के पास जाएंगे, इसकी क्लैरिफिकेशन लेंगे। इसमें अब दो राय मौजूद हैं। बाज लोगों का कहना यह है कि ये टैक्स जो है सिर्फ बैंकों में जो है बढ़ गया है, 15 से 20% हो गया है, और इसमें जो कैपिटल गेन मिलता है जिन फंड्स में, उनमें ये 15% रहेगा, इसलिए कि कैपिटल गेन में कोई इजाफा नहीं किया गया है, तो इनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा और ये 15% ही इंट्रोडक्शन होगी। हाँ, वो वाले म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड देते हैं तो उनका जो टैक्स है वो 25% हो जाएगा, मगर ये क्लैरिफिकेशन अभी आनी है, तो इसमें अभी दोनों बातें हो सकती हैं। मगर एज पर जो पढ़ने से जो लगता है, जो चेंजेस आई हैं इसमें, उसमें ये लगता है कि ये टैक्स भी आपका 15 से 25% हो गया है, यानी कि इसमें 10% का इजाफा हो गया है। अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है तो फिर आपके जो ये म्यूचुअल फंड है, डेट के म्यूचुअल फंड, इनसे पैसा निकलेगा और स्टॉक मार्केट की तरफ जाएगा, या फिर कुछ पैसा निकल के वहां से बैंकों की तरफ आएगा, इसलिए कि उस बैंकों में अभी भी 5% का रेट का डिफरेंस मौजूद है। यहां मैं ये बताता चलूं कि ये तो अगले साल का इंपैक्ट है जो आएगा, मगर इस साल भी जिन लोगों ने अब तक अपना एनकैशमेंट नहीं कराई है म्यूचुअल फंड में, यानी कि बीच में आप पूरे साल आपने कोई एक्टिविटी नहीं की है, तो आप उसके डिविडेंड आने से पहले म्यूचुअल फंड में उसको एक दफा विड्रॉल कर लें या किसी और फंड में उसको ट्रांसफर कर लें, वरना इस पे भी आपको वो जो पैसे आपको मिलेंगे वो डिविडेंड ही कहलाएगा, और वो डिविडेंड इनकम में ऑलरेडी अभी भी 25% ही टैक्स है, तो आप पे 25% टैक्स लग सकता है। तो आप जल्द से जल्द जो भी है उसको दूसरे फंड में ट्रांसफर करवा लें, या अपने पास बैंक अकाउंट में पैसे रिडीम करवा के पैसे वापस निकाल लें उसमें से, ताकि आप पे वो 25% टैक्स ना लगे और कैपिटल गेन टैक्स ही लगे 15% के हिसाब से। तो इस साल भी आपको ये एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको इस वक्त इस बात का भी बता दिया जाए। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं ये बताना चलूं कि नेशनल सेविंग की जो स्कीम्स हैं उनमें कोई भी इनकम टैक्स के रेट में चेंज नहीं आया, और उनका विदहोल्डिंग टैक्स वही 15 का 15% है जैसा कि पहले कट रहा था। तो अब इन्वेस्टमेंट जो है, या तो म्यूचुअल फंड में अगर ये टैक्स का फर्क आया तो लोग निकल के जाएंगे नेशनल सेविंग्स में, या निकल के जाएंगे आपके बैंक्स में, ज़ाहिर 5% का डिफरेंस होगा, या वो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। तो यहां से म्यूचुअल फंड वालों को इस बात का नुकसान हो सकता है अगर ये चेंज आपका हुआ। तो हमारी इंडिविजुअल लोगों को यही मशवरा है कि इस चेंज पे आप निगाह रखें, ताकि इसकी जैसी क्लैरिफिकेशन आए तो आप फिर उसके बारे में सही फैसला कर सकें कि अब आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। मगर हम भी इसके लिए हाजिर हैं, अगर आप हमसे कोई मशवरा करना चाहें तो आप हमसे भी मशवरा कर सकती हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद जो चेंज आया है वो आया है गवर्नमेंट की सैलरीज में। गवर्नमेंट की जो लोग हैं, गवर्नमेंट का जो स्टाफ है, उसकी सैलरीज में 10% का इंक्रीज आया है, और इनकी पेंशन में 7% का इंक्रीज आया है। तो ये आपके इंडिविजुअल्स जो हैं, इनमें सैलरी जो है, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजमीन है, तो उनको भी ये फायदा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि इन्फ्लेशन का टारगेट जो इस बजट में रखा गया है वो रखा गया है 7.5%, यानी कि अभी जो आपका इन्फ्लेशन है जो 2.5, 3 और 3.5, 4% के दरमियान घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा, और जो टारगेट इन्होंने तकरीबन रखा है 2025-26 का, वो रखा है 7.5%। तो थोड़ा सा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट भी किसी मौके पे जाके
थोड़े से अपवर्ड हो जाएं। जब इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा तो हो सकता है आपके रेट्स में भी थोड़ा सा चेंज आए। अब ये आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्यों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो इम्पोजिशन किया है, कार्बन टैक्स जो लगाया है आपके पर लीटर 2.5 रुपए ऑन पेट्रोल पे लगाया है, डीजल पे लगाया है और फर्नेस ऑयल पे लगाया है 2.5 रुपए पर लीटर। जाहिर जब 2.5 रुपए पर लीटर लगेगा और इसके बाद ये अमाउंट बढ़ भी सकती है पर लीटर, तो इससे जो चेंज आएगा वो तमाम चीजों की, जाहिर इनपुट कॉस्ट जब आपकी बढ़ जाएगी तो तमाम चीजों की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी। तो एक ये वजह हो सकती है कि इस वजह से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़े और उसके बाद स्लाइडली आपका रेट भी बढ़ सकता है। तो ये जो इंडिविजुअल की चीजें थी वो तो मैंने आपको तकरीबन सारी बता दी जो उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारा इम्पैक्ट तकरीबन आपका नेगेटिव है, मां सिवाय सैलरीड पर्सन के जिनका टैक्स रिड्यूस कर दिया गया है, या गवर्नमेंट सैलरीज के जो लोग हैं उनका 10% इंक्रीज कर दिया गया है और उनकी पेंशन रिटायर्ड लोगों की जो गवर्नमेंट के उनकी 7% बढ़ा दी गई है। इसके अलावा तकरीबन चीजें नेगेटिव ही हैं। अब मैं आपको तस्करा करता चलूं कि ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज में क्या फायदा हुआ है और स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर में क्या रहेगा और क्यों ये बढ़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से ये बजट निहायत मुफीद रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में पहले जो बातें हुई थी बजट आने से पहले वो था कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% से बढ़ के 17.5% या 20% तक भी जा सकता है। तो कैपिटल गेन टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया गया, तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे तलवार चल रही थी या लटकी हुई थी वो उससे बच गया। इसी तरह से एक ये बातें भी हो रही थी कि कंपनियों में जो रिजर्व बिल्ट इन हुआ है या उनकी रिटेन अर्निंग जो पड़ी हुई है, और आपको पता है कि बहुत सी कंपनियों की जो ब्रेकअप वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि उनकी रिजर्व और रिटेन अर्निंग उसमें बहुत है, तो उस पर भी टैक्स लगने की बातें हो रही थी। तो जाहिर है जब उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो ये भी ओवरऑल स्टॉक के लिए काफी मुफीद है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर, डेट वाले म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अगर विद होल्डिंग टैक्स 15 से 25% हो गया तो वहां से पैसा निकल के भी स्टॉक के म्यूचुअल फंड में जा सकता है। लोग अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए और अपने इनकम टैक्स के रेट को रिड्यूस करने के लिए वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसका सारा इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में आएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और जब ये आपका एक रिडक्शन और टैक्स बढ़ा दिया है तो लोग या इंडिविजुअली तौर पर भी यहां से निकल के आपके जो शेयर अच्छे डिविडेंड देते हैं उनकी तरफ जाएंगे, जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे रिटर्न हासिल करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर है फिर उस पर आपका टैक्स भी जो होगा वो डिविडेंड में भी 15% ही है, तो उनको एडिशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये मैंने ओवरऑल फायदा तो भी आपको स्टॉक एक्सचेंज का बता दिया है कि इम्पैक्ट ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज में खासा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको सेक्टर वाइज बताता हूं कि सेक्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस हो सकती है इस बजट के बाद, कौन सा सेक्टर पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा न्यूट्रल होगा। ये तमाम तफसील हम आपको अभी बताती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं तस्करा करना चाहूंगा बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर में कोई इंपैक्ट नहीं आया है, उसके टैक्सेस में कोई इंक्रीज नहीं आया है और इसमें बाकी इसका जो और चीजें भी हैं वो सब एज इट इज हैं, इसमें कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं है। मगर इसमें जो ओवरऑल इंपैक्ट आएगा तो इसका जो डिपॉजिट है, जो सेविंग का डिपॉजिट है, जाहिर है जब उसमें आपका 5% टैक्स लग गया है तो मे बी यहां से आपका डिपॉजिट निकल के कुछ नेशनल सेविंग में जाए, तो ये थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। और दूसरी साइड ये है कि बैंकों की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो स्टॉक मार्केट में भी खासी इन्वेस्टमेंट होती है, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो इनकी हुई भी होगी उसमें इंक्रीज आएगा, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म करेगा, तो उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो इन दोनों चीजों को मैं नेगेटिव और पॉजिटिव देखते हुए मुझे लगता है कि इस बैंकिंग सेक्टर का इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा। इसमें कोई ना अच्छाई आएगी ना बुराई आएगी, जिस तरह ये सेक्टर चल रहा है उसी तरह चलेगा और ये बैंकिंग सेक्टर जो है ओवरऑल ठीक ही परफॉर्म करेगा। इसमें कोई नेगेटिव या बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर नहीं आएंगे। अब मैं बात करता हूं सीमेंट एंड स्टील सेक्टर के लिए। सीमेंट और स्टील सेक्टर में जो सबसे बड़ा जो फर्क आया है
वो आया है रिडक्शन इन ड्यूटी फ्रॉम 10% टू 5% ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल ऑफ आयरन। मतलब आयरन का जो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करते हैं आप बाहर से, उसके टैक्स में 10% से कम करके उसको 5% कर दिया है, यानी कि उसके 5% टैक्स में फर्क आ गया है। एक तो ये फर्क आया है, दूसरी जो है अब आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद हो रही है। गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, लोगों को सस्ते घर बना के देना चाह रही है, उसमें मॉर्गेज की फैसिलिटी भी देना चाह रही है। तो इन तमाम चीजों की वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत तेज होगी। और जैसा कि आपको इल्म है, इन्होंने आपकी रियल एस्टेट पे भी टैक्सेस में भी कमी की है, उसका हम आगे जाके तस्करा करती हैं, मगर उसका इम्पैक्ट भी इस सेक्टर में आएगा। जब रियल एस्टेट में तेजी होगी, लोग उसमें कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, तो इसमें सीमेंट सेक्टर भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपका स्टील सेक्टर भी बढ़ेगा। तो ये स्टॉक के लिए जो इस सेक्टर के लिए खासा पॉजिटिव साबित होगा। इसके साथ साथ मैं ये तस्करा भी आपसे करता चलूं कि इसके साथ साथ जो आपकी केबल्स की कंपनियां हैं, जैसे आपकी फास्ट केबल है, पाकिस्तान केबल्स वगैरह है, और ऐसी आपकी कलर की जो कंपनीज हैं और जो गिलास की कंपनीज हैं, जहाँ तारिक गिलास है, गनी गिलास है, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, जो भी कंपनियां बिलोंग करती हैं या जो सेक्टर बिलोंग करती हैं, उनमें भी तेजी रहेगी आइंदा। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट इन चीजों में भी कर सकती हैं। अब मैं चलता हूं अपने तीसरे सेक्टर की तरफ, वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर सेक्टर में कोई टैक्स नया नहीं लगाया गया, खाद के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, कोई ऐसा चेंज नहीं आया है। तो हमारे ख्याल से ये भी न्यूट्रल रहेगा, इसमें ना तेजी रहेगी ना मंदी रहेगी, ये सेक्टर भी आपका न्यूट्रल परफॉर्म करेगा। अब मैं आता हूं ऑटो सेक्टर की ऊपर। ऑटो सेक्टर में जैसे आपको पता है, सेल टैक्स बढ़ा दिया गया है, 12.5% से आपका 18% कर दिया गया है। जो गाड़ियां आपकी 800 सीसी से कम की हैं, उसके ऊपर ये इम्पैक्ट जो है वो आएगा, उसका आपका सेल टैक्स में आपका इसमें चीजें इम्पैक्ट जो आपका तकरीबन 12.5 से 18.5% का है, वो इम्पैक्ट आपका इसमें आएगा। और इसके साथ साथ जो है एक काम उन्होंने और भी किया है कि इसमें जो आप इंपोर्टेड इंजन या आपकी केडी की जो इसकी किट्स होती हैं, जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं और फिर गाड़ी को असेंबल करते हैं, इसकी ड्यूटी में इन्होंने 5% की रिडक्शन भी की है। जो पहले 20% थी, वो 20% से घटा के उन्होंने 15% कर दी है। तो इससे भी जो इम्पैक्ट है इसका, वो पहले गाड़ियों की प्राइसेस में थोड़ी सी कमी होगी और उसके बाद फिर इस पर सेल टैक्स लगेगा, तो ये दोनों आपस में नेट ऑफ होंगे। ये सारा इम्पैक्ट सेल टैक्स का नहीं आएगा, ये 5% का जो रिडक्शन है इसका बेनिफिट भी होगा, और फिर 18% जो सेल टैक्स आपका लग रहा है 850 सीसी से जो कम की गाड़ी है उनके ऊपर, तो उसका पे ओवरऑल तो नेगेटिव ही असर होगा, मगर इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हाइब्रिड गाड़ियां जो आपकी हैं, इस पे पहले आपका जो सेल टैक्स था वो था आपका 8.5%, वो भी अब 8.5% से बढ़ा के 18% कर दिया है। तो इनकी वजह से भी ऑटो सेक्टर को ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि सेल टैक्स में जो इंक्रीज आया है एक 12.5 से 18% का, 850 सीसी से नीचे की गाड़ियां जो हैं और हाइब्रिड गाड़ियां जो हैं उन पर 8.5% से 18% तक का जो इम्पैक्ट आया है। और इसमें जो एक मैंने आपको पॉजिटिव चीज भी बता दी है कि वो 20% से 15% कर दी है। इंपोर्टेड जो आप चीजें इसका किट्स मंगवाती हैं, तो उसका एक नेट इम्पैक्ट की वजह से ये ओवरऑल सेक्टर जो है वो इस बजट की वजह से नेगेटिव हो गया है। तो इसमें आप बड़े मोहतात अंदाज से इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, अब हम आते हैं आपके 5वें सेक्टर पे, वो है फार्मा का सेक्टर। इस फार्मा के सेक्टर में भी हमें तेजी लगती है और ये हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट लगता है इस बजट के बाद। इस बजट में जो आपकी है वो फार्मा पे ड्यूटीज 5%, इसके रॉ मटेरियल में इंपोर्ट्स पे 5% की ड्यूटी कम कर दी गई है, और 38 रॉ मटेरियल के आइटम ऐसे हैं जिसमें ड्यूटी 0 कर दी गई है। तो इसकी वजह से फार्मा सेक्टर में भी तेजी है और हमारे ख्याल से ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब हम आते हैं 6ठे सेक्टर पे, वो है रियल एस्टेट का सेक्टर। ये भी खासा पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने आपको अभी तस्करा किया।
कि इसमें आपकी जो एफईडी खत्म कर दी गई है, एडवांस टैक्स का रेट इसमें कम कर दिया गया है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। तो इसी तरह से आपकी इसमें रीट की नए नए शेयर्स भी इसमें आएंगे, रीट की कंपनियां भी लिस्टेड होंगी और ओवरऑल जो इसमें है वो रियल एस्टेट को जब फायदा होगा तो इन कंपनीज में भी इसका फायदा आएगा। तो ओवरऑल हमें ये सेक्टर भी खासा पॉजिटिव लगता है। अब हम चलते हैं आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी सेक्टर में हमें कोई मेजर इंसेंटिव इस बजट में नजर नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हमें यह सेक्टर भी न्यूट्रल लगता है। इसमें हमें ना कोई ऐसी पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, ना ऐसी कोई नेगेटिव चीज नजर आ रही है, तो हमें यह सेक्टर भी जो ओवरऑल लगता है वो न्यूट्रल लगता है। अब हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, ये भी हमें न्यूट्रल लगता है। इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं आई है जिसकी वजह से नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सके। अब रिफाइनरी सेक्टर भी हमें, इसमें भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, ये भी हमें न्यूट्रल लगता है। अब आते हैं हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, ये हमें पॉजिटिव लगता है। पॉजिटिव लगने की मेन वजह यह है कि इसमें भी रिडक्शन की गई है ड्यूटीज में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की जो मशीनरी है, इसको अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इसके टैक्सेस में भी कमी की गई है, तो जाहिर है इनकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, तो इस सेक्टर को भी इसका फायदा पहुंच सकता है। अब मैं चलता हूं आपके टेक्सटाइल की तरफ। टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमें तकरीबन न्यूट्रल टू नेगेटिव ही लगता है। नेगेटिव इसमें हमें नेगेटिविटी ज्यादा लगती है, इसलिए कि इसमें 18% जो सेल टैक्स है वो इंपोर्टेड कॉटन के ऊपर लगा दिया गया है। तो अगर आप बाहर से कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो आपको 18% सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बड़ी कंपनी जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, ये अपनी जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बाहर से इंपोर्ट भी करती हैं, तो इस पे इनका इम्पैक्ट आ सकता है। तो उन कंपनीज के लिए जो इंपोर्टेड कॉटन यूज करती हैं उनके लिए ये बजट में नेगेटिव है। अब हम चलते हैं आपके आखिरी सेक्टर की तरफ, वो है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में भी पॉजिटिव असर आएगा, इसलिए कि इनकी मेन इन्वेस्टमेंट जो होती है उसका खासा बड़ा पोर्शन जो है वो आपके स्टॉक एक्सचेंज में ही इन्वेस्टमेंट होती है, और स्टॉक एक्सचेंज जब बढ़ेगा तो इससे इनकी कंपनीज की इनकम में खासा फायदा होगा। पिछले साल भी हमने देखा था कि इंश्योरेंस कंपनीज ने बड़ा अच्छा फायदा उठाया और उन्होंने बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया, और उनकी डिविडेंड यील्ड भी उन कंपनियों का बहुत अच्छा रहा है। तो इस साल भी जो 25 और 26 का साल होगा, स्टॉक एक्सचेंज जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये तकरीबन 1.5 लाख पॉइंट तक पहुंच जाएगा, और अगले साल 26 के एंड तक ये 1.25 लाख से 2 लाख तक ये इंडेक्स की प्रिडिक्शन लोग कर रहे हैं। हमारा अपना भी ये ख्याल है कि जिस तरह से ये बजट आया है, अगर ये बजट इसी तरह से आपका अप्रूव हो जाता है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आता, तो ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए ओवरऑल काफी फायदेमंद है। इसकी वजह से आपके स्टॉक में खासी तेजी हो सकती है। खास तौर पे म्यूचुअल फंड में जो टैक्स बढ़ाया गया है, अगर वो इसी तरह से इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाती है तो ये आपको सारा पैसा निकल के जो है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ मूव हो सकता है, तो इससे स्टॉक एक्सचेंज में खासी तेजी भी आ सकती है। तो ये हमारा पूरा बजट के जो मेन चीजें थी वो हमने आपको बड़ी तफसील से बता दी हैं। इस पे असरात सेक्टर वाइज क्या रहेंगे, ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या रहेंगे, इंडिविजुअल पे क्या रहेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा दोबारा भी सुन सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप इसको दोबारा सुने ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए। अपनी इस वीडियो का यहाँ हम इख्तिताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम बाय द एंड ऑफ जून, जो 30 जून को अपनी जो मेंबरशिप है वो खत्म कर रहे हैं, और इसके बाद हम आपको जो अपनी कंसल्टेंसी है वो सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस करेंगे कि आपको पोर्टफोलियो के लिए बनाने के लिए आप हमसे एडवाइस दे सकते हैं, और वो कोई पूरे साल या 6 महीने के लिए नहीं होगी, वो वन ऑफ हम आपको एडवाइस दिया करेंगे। इसी तरह आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए अगर आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो वो भी वन टाइम होगा, उसकी फीस अलग चार्ज होगी। इसी तरह अगर आप और कोई हमसे मशवरा करना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपको स्टॉक एक्सचेंज में करनी हो, चाहे वो आपके जो है म्यूचुअल फंड हैं स्टॉक के उसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे नेशनल सेविंग में करनी हो,
चाहे आपको क्लब करके कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए हो तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं। अभी तक तो हमारी वो 30 जून तक जो है वो मेंबरशिप चल रही है। जैसा कि आपको इल्म है 6 महीने की मेंबरशिप के 7,000 रुपए हैं और साल भर की मेंबरशिप के 12,000 रुपए हैं। अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।